तो अब हम लोग बात करते हैं साउदर्न हाइब्रिडाइजेशन या साउदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक की। तो सबसे पहले बात सवाल यह आता है कि इस टेक्निक का यूज क्या है। एक लाइन में अगर हम एक लाइन में पूछे कि इसका यूज क्या है तो इसको जानना सबसे पहले जरूरी है। देखिए, हमने पिछले लेक्चर में आपको डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में बताया था। डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म में बताया था कि हर पर्सन के हर क्रोमोसोम में वीएनटीआर रिपीटेटिव सीक्वेंसेस पाए जाते हैं। इन रिपीटेटिव सीक्वेंसेस को हम यूज करते हैं फिंगरप्रिंटिंग के लिए, लेकिन हम इन सीक्वेंसेस को तब तक फिंगरप्रिंटिंग के लिए यूज नहीं कर सकते जब तक हम इनको विजुअलाइज नहीं कर सकते। जब तक हम विजुअलाइज नहीं कर पाएंगे तब तक फिंगरप्रिंटिंग में हम इन वीएनटीआर सीक्वेंसेस का यूज नहीं कर सकते। तो साउदर्न ब्लॉटिंग का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है टू विजुअलाइज डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। एक लाइन में हम बोले तो डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म को विजुअलाइज्ड करना, जैसे किसी पर्सन की पासपोर्ट साइज फोटो खींचना। तो फोटो के माध्यम से हम उसकी जो पॉलीमॉर्फिज्म होगा, जो उसकी विविधता होगी, वो हम पता लगा सकेंगे। तो एक तरीके से ये डीएनए के उन सेगमेंट्स को विजुलाइज करने में हमें हेल्प करता है जिनमें पॉलीमॉर्फिज्म मौजूद है। अब इसके लिए हम लोग यूज करते हैं प्रोब का, इसका प्रोब का, बाय द यूज ऑफ प्रोब। प्रोब मतलब खोजना, ठीक है। तो अब ये टेक्निक डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म को विजुलाइज करवाती है और इस विजुलाइजेशन में हम प्रोब की हेल्प लेते हैं। अब किस तरीके से हम विजुलाइजेशन करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक क्या है। सबसे पहले तो इस टेक्निक के जो खोजकर्ता हैं इनका नाम जान लें। इसको खोजा था सबसे पहले E.M. साउदर्न नाम के एक वैज्ञानिक ने, इसीलिए इसका नाम पड़ गया साउदर्न या सदर्न ब्लॉटिंग। अलग अलग तरीके से प्रोनाउंशिएट कर सकते हैं हम इसको। कुछ लोग साउदर्न ब्लॉटिंग बोलते हैं, कुछ लोग सदर्न ब्लॉटिंग बोलते हैं। तो इसको खोज किया था E.M. साउदर्न ने। और मजेदार बात तो यह है कि इस टेक्निक के जो एक्सटेंशंस हैं इनका नाम साउथ के आधार पे नॉर्दर्न ब्लॉटिंग और आपका वेस्ट से वेस्टर्न ब्लॉटिंग पड़ गया। तो इसके एक्सटेंशन है नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न ब्लॉटिंग, जबकि इसका कोई भी रिलेशन किसी नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट से नहीं लेना देना है। तो इसके खोजकर्ता थे साउदर्न, E.M. साउदर्न, इसलिए इसका नाम पड़ गया साउदर्न ब्लॉटिंग या साउदर्न हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक। इस टेक्निक में हम डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म को विजुलाइज कर पाते हैं, किसकी हेल्प से, यूज ऑफ प्रोब की हेल्प से। अब अगर देखें तो इस साउदर्न ब्लॉटिंग की भी अलग अलग अप्रोचेज हैं। साउदर्न ब्लॉटिंग की भी कई प्रकार की अप्रोचेज हैं, ठीक है। और इन अप्रोचेज में मुख्य रूप से RFLP, RAPD जैसी अप्रोचेज आती हैं। हमारी एनसीईआरटी के सिलेबस में जिस अप्रोच के माध्यम से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग समझाया गया है वो है RFLP। RFLP RAPD हमारे सिलेबस में नहीं है। और भी अप्रोचेज है, AFLP जैसी भी टेक्निक है, लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ RFLP है। और RFLP का पूरा नाम है रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। साउदर्न ब्लॉटिंग की जिस अप्रोच का इस्तेमाल हम आपको बताने जा रहे हैं वो अप्रोच है
रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। अब इसमें रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट, एक टर्म आया रिस्ट्रिक्शन, रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट, क्योंकि इस अप्रोच में हम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस नाम के एंजाइम का यूज करते हैं। कैसे करते हैं? सबसे पहले डीएनए के पॉलीमॉर्फिज्म को विजुलाइज करने के लिए हमने सैंपल सेल से हमने डीएनए एक्सट्रैक्ट कर लिया। ये आपका मान लीजिए डीएनए है, सेल से निकाल लिया। ये सेल ब्लड से, हेयर फॉलिकल से, स्किन से, सीमेन से, कहीं से भी एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है और उसमें से हम डीएनए निकाल लेते हैं। डीएनए निकल आया। डीएनए निकलने के बाद आपको पता है कि इस डीएनए में फंक्शन के बेस पे फंक्शनल और नॉन फंक्शनल दोनों प्रकार के डीएनए होते हैं और जो नॉन फंक्शनल डीएनए होता है उसी का इस्तेमाल हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में करते हैं। और नॉन फंक्शनल डीएनए में भी खासकर किसका? वीएनटीआर का। किसका? वीएनटीआर। और मैंने आपको बताया था कि जो वीएनटीआर सीक्वेंसेस होते हैं वो वीएनटीआर सीक्वेंसेस सराउंडेड होते हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की कटिंग साइट से, यानी इनके किनारे पर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के कटिंग एज बने होते हैं। उसी तरीके से जैसे किसी दालमोट के पैकेट को फाड़ने के लिए उनके दोनों एजेस पे ग्रूव बने होते हैं, हम उन ग्रूव्स का इस्तेमाल करके दालमोट का पैकेट या चिप्स का पैकेट फाड़ देते हैं। तो उसी तरीके से वीएनटीआर के दोनों सिरे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से सराउंडेड होते हैं। अब साधारण सी बात है कि जब हम वहां पर कटिंग साइट मौजूद है तो जैसे ही हम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस नाम के एंजाइम का यहां पर यूज करेंगे तो ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इन्हीं कटिंग साइट से इस डीएनए को छोटे छोटे टुकड़ों में काट देगा, तोड़ देगा। ठीक है, ये इसमें छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स हो जाएंगे। अब ये जो फ्रेगमेंट्स होंगे ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के होंगे। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जिसमें दोनों स्ट्रैंड्स डीएनए के मौजूद होंगे। और अब हम क्या करेंगे कि इलेक्ट्रोफोरेसिस के माध्यम से, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के माध्यम से हम इन फ्रेगमेंट्स को इनके मॉलिक्यूलर वेट के आधार पर इनको सेपरेट कर लेंगे। आपको मैंने बताया था जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हाई मॉलिक्यूलर वेट के डीएनए फ्रेगमेंट्स ऊपर की तरफ और लो मॉलिक्यूलर वेट के डीएनए फ्रेगमेंट्स इस तरीके से नीचे की तरफ रखते हैं। ठीक है, अब ये जेल है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब इस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को हमने ट्रीट कर दिया एल्कली ट्रीटमेंट से। एल्कली ट्रीटमेंट से तो जो एल्कली ट्रीटमेंट है इसकी वजह से ये जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए था ये कन्वर्ट हो जाता है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन तभी संभव है जब डीएनए बीच से अनजिप हो जाए, खुल जाए, तभी तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री जब दूर हटेगा तो तभी तो उसी के जैसा कॉम्प्लीमेंट्री उसके साथ जुड़ेगा। तो ये है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, तो ये है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। ये जेल मौजूद है, जेल में सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए आ गए। देखिए संख्या बढ़ जाएगी, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में 2 स्ट्रैंड्स एक साथ थे, अब ये सिंगल सिंगल हो गए तो इनकी संख्या बढ़ गई। अब क्या करेंगे इस टेक्निक में, एक बर्तन लेंगे और उस बर्तन में बफर सॉल्यूशन भरेंगे। और उस बफर सॉल्यूशन में हम एक गट्ठर लगा देंगे फिल्टर पेपर्स का।
ये जो फिल्टर पेपर्स हैं ये बफर सोल्यूशन में भीग जाएंगे और ये हो जाएंगे गीले, यानी कि वेट फिल्टर पेपर। ये हो जाएंगे वेट फिल्टर पेपर। इन वेट फिल्टर पेपर के ऊपर हम इस जेल को प्लेस कर देंगे। ये जेल आ गया और इसके साथ ही साथ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए भी इसी के साथ जुड़े हुए आ गए। ठीक है, तो ये जेल आ गया और इस जेल के ऊपर एक और मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर हम लोग लगाते हैं जिसको बोलते हैं, जो मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है नाइट्रोसेलुलोज। नाइट्रोसेलुलोज या नायलॉन मेम्ब्रेन। नाइट्रोसेलुलोज या नायलॉन की मेम्ब्रेन इसके ऊपर लगा देते हैं। इसके ऊपर फिर हम एक गट्ठर, एक स्टैक ड्राई फिल्टर पेपर का लगाते हैं। ड्राई फिल्टर पेपर का हमने एक और गट्ठर लगा दिया। अब इसके ऊपर हमने काफी वजन रख दिया और काफी समय के लिए इसको छोड़ दिया। यह है वेट। इस वेट के द्वारा हमने इसको दबा दिया और ये सारी चीजें कंप्रेस हो गई और काफी लंबे समय के लिए छोड़ दिया। अब जब इसको हम लंबे समय के लिए छोड़ देंगे तो ये जो बफर सोल्यूशन है ये कैपिलरी फोर्स के माध्यम से, कैपिलरी फोर्स याद करिए आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि अगर एक बूंद स्याही हमारी शर्ट पे गिर जाती है तो वो बहुत बड़ा दाग बना देती है। एक बूंद छोटी सी स्याही बहुत बड़ा दाग बनाती है। क्यों? क्योंकि धागों के बीच में जो कैपिलरी फोर्स होता है उसके माध्यम से वो स्याही दूर दूर तक आपका स्प्रेड कर जाती है। कैपिलरी फोर्स जी। तो उसी कैपिलरी फोर्स, ऊपर सूखे नीचे गीले पेपर, तो ये आपका कैपिलरी फोर्स की वजह से बफर ऊपर की तरफ रन करेगा। जब ऊपर की तरफ रन करेगा तो ये जो डीएनए जेल में अटैच्ड है ये डीएनए आपका नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पर जाकर अटैच हो जाएगा और बिल्कुल उसी पैटर्न में अरेंज होगा जिस पैटर्न में नीचे था। जैसे आप लेके चलिए कि मेरे हाथ में ये मैंने लकीर खींची, अगर इसके ऊपर हम दूसरा हाथ रख देंगे तो ये देखिए इसके ऊपर भी इस तरीके का एक लकीर बन गया। तो ये मान लीजिए आपका जेल है और ये नाइट्रोसेलुलोज है, तो डीएनए इस तरफ ट्रांसफर हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन को रिमूव कर लेंगे यहां से। जब इस पर डीएनए फ्रेगमेंट्स ट्रांसफर हो जाएंगे तो नाइट्रोसेलुलोज को हम यहां से रिमूव कर लेंगे। रिमूव कर लिया, ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए इस पर ट्रांसफर हो गए। अब इसको हम 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर बिस्कुट की तरह बेक कर लेंगे। क्यों बेक करेंगे? जिससे कुरकुरा हो जाए? नहीं, खाने के लिए नहीं, इसको कुरकुरा करना है। इसको कुरकुरा करना है जिससे कि ये जो डीएनए फ्रेगमेंट्स है ये इस पे चिपक जाए। ठीक है ना, जैसे बिस्किट के ऊपर ड्राई फ्रूट्स और बादाम और काजू चिपक जाता है, उसी तरीके से ये डीएनए अच्छे से इस पे सेट हो जाए। अब 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर बेक करने के बाद हम इस डीएनए को हाइब्रिडाइज कराएंगे रेडियो एक्टिव प्रोब से। हाइब्रिडाइज बाय रेडियो एक्टिव प्रोब। जी हां, वीएनटीआर के सेगमेंट्स जिनको हमने सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए या सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है, वही रेडियो एक्टिव प्रोब्स यहां पर हम हाइब्रिडाइजेशन के लिए जोड़ देंगे। अब इनको हाइब्रिडाइजेशन के बाद जो अनहाइब्रिडाइज प्रोब होंगे इनको वॉश आउट कर देंगे और यहां पर जहां जहां पर भी प्रोब के कॉम्प्लीमेंट्री यहां सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में मौजूद होंगे वो इनके साथ पेयर कर जाएंगे। कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस, इसका मतलब है कि वो वीएनटीआर के फ्रेगमेंट्स वहां पर मौजूद है और जहां जहां प्रोब हाइब्रिडाइज करेगा वहां वहां पर वो वीएनटीआर मौजूद होगा और उसी लेंथ के साथ वो हाइब्रिडाइज कर जाएंगे। क्लियर? और ये क्या है? रेडियो एक्टिव प्रोब है। तो इनको हम ऑटो रेडियोग्राफी के द्वारा, एक टेक्निक है ऑटो रेडियोग्राफी,
इस ऑटो रेडियोग्राफी के द्वारा हम इसको विजुलाइज कर सकते हैं। किनको? प्रॉप को, रेडियो एक्टिव प्रॉप को हम ऑटो रेडियोग्राफी के थ्रू विजुलाइज कर सकते हैं। अब ये जो मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से ये जो बैंड्स बने, ये VNTR के साइज के अकॉर्डिंग बैंड्स बने हैं और ये इस सैंपल के यूनिक पैटर्न को रिप्रेजेंट करता है। यूनिक पैटर्न यानी पॉलीमॉर्फिज्म, यानी पॉलीमॉर्फिज्म। तो हमारा जो हाइब्रिडाइजेशन का मेन ऑब्जेक्टिव था वो पूरा हो गया। मेन ऑब्जेक्टिव था कि हम डीएनए, जो हमारे डीएनए के अंदर पाए जाने वाला पॉलीमॉर्फिज्म है, उसको विजुलाइज कर सके, उसको हम देख सकें। तो देखने के लिए हमने रेडियो एक्टिव प्रॉप्स का इस्तेमाल किया और उन प्रॉप्स के माध्यम से हमने ऑटो रेडियोग्राफी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए ये एक इमेज बनाया और इस इमेज को बोलते हैं ऑटो रेडियोग्राम। ये ऑटो रेडियोग्राम बन गया और इसके माध्यम से हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का आपका विजुलाइजेशन कर सकते हैं, हम पॉलीमॉर्फिज्म का विजुलाइजेशन कर सकते हैं। अब अगला सवाल आता है कि ये जो ऑटो रेडियोग्राम बनेंगे, ये जो ऑटो रेडियोग्राम बनेंगे, इनका किस तरीके से हम कंपैरिजन करते हैं और किस तरीके से केस सॉल्व करते हैं। इसके लिए एनसीईआरटी में एक केस स्टडी दी हुई है जिसमें एक क्राइम सीन जनरेट किया गया है और उस क्राइम सीन को हम समझना शुरू करते हैं। ठीक है, तो वो क्राइम सीन हम लोग स्टार्ट करते हैं समझना।